हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में पढ़ा था कि भारतीय संविधान के किस भाग में कौन सा प्रावधान दिया गया है। आज का जो हमारा वीडियो है वह सरकार के अंग के बारे में है कि सरकार के कितने अंग होते हैं, उन अंगों का कार्य क्या है। और इसके अलावा इस वीडियो में हम विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सरकार के बारे में समझ लेते हैं कि सरकार का अर्थ क्या होता है। तो सरकार राज्य की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला एक संगठन होता है। अर्थात राज्य के जितने भी कार्य होते हैं वह सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। दुनिया का कोई भी देश हो, अगर वहाँ सरकार है तो उसके 3 अंग जरूर होंगे: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये 3 अंग है तो तीनों अंगों के कार्य भी अलग-अलग होंगे। व्यवस्थापिका या विधायिका का कार्य विधि को बनाना होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए इस विधि को देश में लागू करने और शासन व्यवस्था को संचालित करने का कार्य करती है। और न्यायपालिका कानून का उल्लंघन करने वाले अर्थात कानून को तोड़ने वाले को दंड देती है। और यदि कहीं संविधान की व्याख्या पर कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का निवारण करती है। इसके साथ ही साथ संविधान की रक्षा भी करती है। इस प्रकार देखा जाए तो भारत में विधि या किसी भी प्रकार का कानून बनाने का जो कार्य है वो विधायिका का है। विधायिका का मतलब ही होता है कि विधेयक बनाने वाला अर्थात कानून बनाने वाला। और उस विधेयक को या कानून को एग्जीक्यूट या उसे लागू करने की जो शक्ति होती है वो कार्यपालिका के पास होती है। और इसे यदि लागू करने में किसी प्रकार की समस्या आती है और यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे दंड देने के लिए ही न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना एवं संविधान की रक्षा करना न्यायपालिका के प्रमुख कार्य हैं। यदि विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के मूल प्रावधानों के विरुद्ध होता है तो न्यायपालिका उसकी जांच करके उसको निरस्त कर सकती है। और इसके अलावा देखा जाए तो जो न्यायपालिका होती है वो भारतीय संविधान के व्याख्याता के रूप में संबोधित की गई है। यानी जो न्यायपालिका होती है उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। भारत में आपने देखा होगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अर्थात जो सरकारें होती हैं वो 2 स्तर पर होती हैं। एक संघ स्तर की सरकार होती है और एक जो होता है वो राज्य स्तर की सरकार होती है। तो जो राज्य स्तर की सरकार होती है वो अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाती है, अर्थात अपने राज्य के भीतर ही कानूनों का निर्माण कर सकती है। जो संघ स्तर की सरकार होती है ये संपूर्ण देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है। इसीलिए इसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार या भारत सरकार के नाम से जाना जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि जो भारतीय संविधान की अनुसूची 7 है उसमें 3 सूचियों को रखा गया है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची होता है, जो संघ सूची के विषय होते हैं जिनमें लगभग 100 विषय हैं, उस पे जो विधेयक बनाने का अधिकार दिया गया है वह संघ को प्राप्त है। और जो राज्य सूची है, जो राज्य सूची के विषय होते हैं उन पर जो विधेयक बनाने का अधिकार है वह राज्य सूची को दिया गया है। इसके अलावा जो समवर्ती सूची होती है उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों को दिया गया है। इस प्रकार विधि बनाने के लिए केंद्र स्तर पर जो व्यवस्था की गई है उसे हम संसद कहते हैं और जो विधि बनाने के लिए राज्य स्तर पर व्यवस्था की गई है उसे हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं। इसी तरह कार्यपालिका भी 2 स्तर पर पाई जाती है हमारे यहाँ। एक संघ स्तर की कार्यपालिका होती है, एक राज्य स्तर की कार्यपालिका होती है। संघ स्तर की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब आते हैं। और जो राज्य स्तर की कार्यपालिका होती है इसके अंतर्गत राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और जैसे कि महाधिवक्ता हो गए, ये सब राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और बात करें न्यायपालिका के बारे में तो भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। यहाँ पर एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब यह है कि जो न्यायपालिका होती है, इन विधायिका और कार्यपालिका इन दोनों से इसको अलग रखा गया है। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के लिए अलग न्यायपालिका है और राज्य सरकार के लिए अलग न्यायपालिका है, बल्कि ये जो न्यायपालिका होती है एकीकृत यानी एक पिरामिड की भांति होती है, जिसके जो सर्वोच्च स्तर पर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। यानी शीर्ष पर जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है और उसके निचले स्तर पर उच्च न्यायालय है।
और उसके निचले स्तर पर आएंगे तो जिला न्यायालय है। इसके अलावा और नीचे आएंगे तो अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जैसे ग्राम पंचायती जो न्यायालय होते हैं इनको अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार मान लीजिए अगर कोई विवाद होता है तो आप डायरेक्ट सामान्यतः जो सामान्य विवाद होते हैं आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको अधीनस्थ न्यायालय में जाना होगा। यदि आप अधीनस्थ न्यायालय के फैसले से नाखुश होते हैं या असंतुष्ट होते हैं तो आप जिला न्यायालय में जाएंगे, और जिला जिला न्यायालय के फैसलों को भी आप नहीं मानते हैं तो उसके बाद आप उच्च न्यायालय में जाएंगे। ऐसे ही करके आप ऊपर बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर एक विवाद है कि जो मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है, नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो इस प्रकार भारत में जो है एकीकृत न्याय व्यवस्था है। जो न्यायालय होते हैं किसी राज्य या के ना होकर ये संपूर्ण देश के न्याय, मतलब एक तरह से एक देश का न्यायालय है, और इनको जो कार्यपालिका विधायिका इन सबसे अलग रखा गया है। तो आइए जो हम केंद्रीय स्तर की विधायिका है संसद, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत की जो केंद्रीय विधायिका का नाम है वो संसद है। यह द्विसदनीय विधायिका है, अर्थात इसके दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न कभी भी पूछता है कि संसद के कितने अंग होते हैं तो उसके आंसर इसका होगा 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। लेकिन अगर ये पूछे कि संसद के कितने 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 सदन होते हैं तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 79 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर होगा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, उसकी कार्य, उसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है, और वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो 550 निर्धारित की गई है। प्रारंभ में इसके पहले जो संख्या थी ये 550 नहीं थी, ये 552 थी। इसको 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 2 एंग्लो इंडियन का लोकसभा में चुनाव होता था उनको समाप्त कर दिया गया, और वर्तमान में पहले 552 थी और वर्तमान में 550 हो गई है। और लोकसभा को संसद का निम्न सदन या जनता का सदन कहा जाता है। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना दी गई है जिसमें उसके कार्य, शक्तियां का वर्णन किया गया है, और इनकी जो संख्या, इनकी जो सदस्य यानी राज्यसभा की सदस्य संख्या वो 250 निर्धारित की गई है। और राज्यसभा को द्वितीय सदन या उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं विधानमंडल के बारे में। तो जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर विधायिका मतलब विधेयक बनाने के लिए संसद की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर देखा जाए तो विधानमंडल की व्यवस्था की गई, यानी राज्य की विधायिका को विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। और विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य होता है। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया है, जबकि विधान परिषद सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है। यह राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि वह चाहे तो विधान परिषद का निर्माण कर सकते हैं या नहीं। वर्तमान में जो विधान परिषद रखने वाले सदस्यों की जो संख्या है वह 6 है, जिनमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना शामिल हैं। और इन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका पाई जाती है। इस प्रकार जो राज्य स्तर पर विधेयक या कानून बनाने का कार्य करता है वो विधानमंडल करता है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। यहाँ पर एक चीज और नोटिस करना है कि जो राज्यपाल या राष्ट्रपति होता है इसको संसद मतलब जो राष्ट्रपति होता है इसको संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी विधेयक होता है तो जब यह लोकसभा या राज्यसभा में पेश होता है तो पहले लोकसभा में पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है। तो इन दोनों सदनों से पारित होने के बाद वो कानून का रूप नहीं धारण कर लेता है, बल्कि जब तक उस पर जो राष्ट्रपति होता है सिग्नेचर नहीं कर देता है तब तक वह कानून नहीं बनता है। इसीलिए जो राष्ट्रपति होता है वह संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक इसी प्रकार जो राज्यसभा जो राज्य स्तर पर व्यवस्था की गई है जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं, तो इसमें भी
अगर विधानसभा में कोई कानून, विधानमंडल में कोई कानून पेश होता है तो पहले विधानसभा से पारित होता है, फिर विधान परिषद के पास जाता है और वह कानून तब तक नहीं बनता है जब तक कि जो राज्यपाल होता है उस पर अपना हस्ताक्षर या साइन सिग्नेचर नहीं कर देता है। अब बात करें कार्यपालिका के बारे में, तो आप सभी को पता है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत जो राष्ट्र का एक संवैधानिक प्रमुख होता है, अर्थात जो राष्ट्रपति होता है, देश देश का सिर्फ नाम मात्र का ही प्रमुख होता है। यानी उसकी जो वास्तविक शक्ति होती है, उसका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है और जो प्रधानमंत्री होता है, वो देश का वास्तविक प्रमुख होता है। अर्थात राष्ट्रपति के पास सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति होती है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। कार्यपालिका का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी कार्य का पालन कराने वाला, अर्थात जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाता है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका जो होता है वो व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाता है। तो यहाँ पर कार्यपालिका भी दो स्तर की है, एक संघ की कार्यपालिका है और एक राज्य की कार्यपालिका है। संघ की कार्यपालिका के बारे में बात करें तो संघ की कार्यपालिका के बारे में एक अस्थायी कार्यपालिका होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनका कार्यकाल निश्चित होता है और अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनका जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है। जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए या मंत्रिपरिषद हो गई। और जो इन नौकर सा अधिकारी सचिव ये सब होते हैं अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये जो आते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वह निश्चित होता है। यानी ये सामान्यतः 62 वर्ष की आयु तक या 60 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं और ये सिलेक्शन के माध्यम से आते हैं। जबकि जो ये अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, इनका हर 5 साल में निर्वाचन होता है। यदि वो चुनाव में जीतते हैं तो दोबारा आएंगे, नहीं तो अगर वो हारते हैं तो यह बदल जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद, एक बार देखते हैं मंत्रिपरिषद क्या होता है। तो ये मंत्रियों का एक समूह होता है जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में फर्क क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मंत्रिपरिषद होती है इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री, यानी इन चारों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। जबकि जो मंत्रिमंडल होती है उसमें कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, सिर्फ यही दो ही लोग मिलकर कैबिनेट का निर्माण करते हैं। कैबिनेट मंत्री वे लोग होते हैं जिन्हें जो प्रमुख कह सकते हैं कि जो प्रमुख मंत्रालय होते हैं उनके उनको उनको सौंपा गया होता है। जैसे कि गृह मंत्रालय हो गया, इसके अलावा रक्षा मंत्रालय हो गया। यानी जो ये मंत्री होते हैं अपने विभाग के मुखिया होते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि क्या एक व्यक्ति एक ही समय में कार्यपालिका और विधायिका दोनों का सदस्य हो सकता है कि है या नहीं? तो यह हो सकता है। जब जो एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, जब ये विधेयक बनाने के लिए यानी विधानसभा यानी कि संसद में होते हैं, तो ये विधायिका के अंग होते हैं। लेकिन जब ये आकर अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं, तब यह क्या मतलब कार्यपालिका के अंग हो जाते हैं। तो यह बात याद रखिएगा कि जो एक व्यक्ति होता है वह विधायिका और कार्यपालिका दोनों का अंग हो सकता है। यानी दोनों में वो शामिल होते हैं। विधेयक बनाने में भी शामिल होते हैं और कार्यपालिका के कार्यों में भी वो शामिल होते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो जो राज्य स्तर पर है, वहाँ पर भी अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका है। अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत नौकरशाह, अधिकारी, सचिव आते हैं, जबकि अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जो राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है। तो ये सब अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत। अस्थायी का मतलब होता है कि ये परमानेंट नहीं होते हैं। ये जब तक चुनाव में जीतेंगे तो दोबारा आएँगे, अगर हार गए तो ये दोबारा चुनाव मतलब सत्ता में अगर नहीं आए तो ये कार्यपालिका से मतलब दूसरी सरकार बनेगी तो अपनी नई कार्यपालिका वो लोग बनाते हैं। अब बात करें इससे संबंधित जो संविधान में प्रमुख प्रावधान क्या-क्या किए गए हैं। तो जो संघ की कार्यपालिका है, उसकी जो बारे में बताया गया हो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है।
यानी संघ की कार्यपालिका का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में किया गया है और राज्य की कार्यपालिका का वर्णन 152 से लेकर 237 में किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी की चर्चा है और अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक संसद की चर्चा है और राज्य स्तर पर अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक राज्य विधानमंडल की चर्चा की गई है, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल की व्यवस्था जो है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा की गई है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है और राज्य स्तर पर अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा की गई है और इसके अलावा केंद्र स्तर पर संघ की कार्यपालिका में 148 से लेकर 151 तक अर्थात जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है। तो ये था संविधान में कार्यपालिका से संबंधित जो प्रमुख प्रावधान थे उनके बारे में। अब बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में। तो भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं संपूर्ण भारत के लिए एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में न्यायपालिका पिरामिड का समान है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके निचले स्तर पर उच्च न्यायालय तथा उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका संविधान के व्याख्याता एवं उसके संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 50 के अनुसार न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों को एक दूसरे से पृथक रखा गया है। तो जिसमें जो भारत में है एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है, यदि मान लीजिए कोई विवाद आता है तो पहले अधीनस्थ न्यायालय में जाता है, फिर जिला न्यायालय में, फिर उच्च न्यायालय में, फिर सर्वोच्च न्यायालय में। और इसमें अपवाद में आता है कि जो मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो नागरिक चाहें तो सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि लोकतंत्र के कितने स्तंभ हैं, तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, जिनमें कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका शामिल है और चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है और यह 4 स्तंभ है जिनके ऊपर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बारे में जाना। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।